हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीबीएसई ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि बोर्ड इवैल्यूएशन वो किस तरीके से करने वाला है, और उसके साथ ही साथ उसने 31 जुलाई की एक डेट दी है कि 31 जुलाई को वो बोर्ड का रिजल्ट फाइनली अनाउंस करने वाला है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही साथ देखा ये जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो कि क्लास 12 के बाद अलग अलग एग्जामों की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स की करे, चाहे ह्यूमैनिटीज बीए की करे, और साइंस का बच्चा बीएससी की करे, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में। लगातार यूट्यूब पे, गूगल पे अलग अलग अपनी जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो चीज़ों को सर्च करता है और फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए क्या बेहतर रहेगी। इसी पूरी इशू को देखते हुए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सारी सीरीज में हम डे वाइज हम देखेंगे कि अगर कॉमर्स का बच्चा है तो बीकॉम के लिए वो किन किन जगहों पे किन किन यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट कर सकता है। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज का बच्चा है तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, साइंस का बच्चा है तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और साथ ही साथ फॉरेन लैंग्वेजेस की भी काफी बात होती है, तो उसको भी डिटेल में देखने के लिए हम बात करेंगे। आज मेरे साथ खास मेहमान अरशद अंसारी साहब हैं, जिनसे हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और एमएससी इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है, पीएचडी एस्पायरेंट भी रहे हैं और एडुहब के फाउंडर हैं। एडुहब एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में भी हम अरशद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अरशद, व्यूवर्स को समझाने के लिए ये बात आप जरा सा बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलीगढ़ जाते हैं, जामिया की प्रिपरेशन करते हैं, डी जेएनयू की प्रिपरेशन करते हैं, तो बेसिकली एडुहब जो आपका प्लेटफॉर्म है वो किन चीजों में डील करता है? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, हेलो। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे इन दिस पैंडेमिक। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है एजुकेशन सेक्टर के लिए, जिसमें सरवाइव करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। तो सबसे पहले मैं हमजा सर के सवाल पे आता हूँ। सर, एक्चुअली जो एडू हब है वो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही डील करते हैं, जिसमें हमारा एंट्रेंसेस है सारा, चाहे वो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट यूनिवर्सिटी का हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो। जो भी जहाँ जहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हम लोग उसको डील करते हैं और उसमें हम असिस्ट करते हैं बच्चों को हर तरीके से, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, अपने मटेरियल्स के थ्रू, अपनी अच्छी फैकल्टीज के थ्रू उनको गाइड करने की और बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद। तो सब आज जो सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को हैंड ओवर करता हूँ अरशद के ही हाथ में, कि उन्होंने जो भी अपनी प्रिपरेशन की है बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे बात करने वाले हैं, और आई होप कि वन टू ऑल इन्फॉर्मेशन आपके सामने वो लिखेंगे, रखने की कोशिश करेंगे। तो अरशद, आप अपना टाइम ले लीजिए, अपना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सर, पहली चीज तो ये कि जब हम एक पर्टिकुलर कॉमर्स के सेक्शन को देखते हैं और कॉमर्स की हम बात करते हैं, विच इज वेरी मच ग्रूमिंग डे बाय डे, और बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है और बहुत डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है ये आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हम इकोनॉमी देख रहे हैं, जिस तरीके से हम करंट सिचुएशन और सिनेरियो को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स का जो स्कोप है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में हो सकती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो कहीं ना कहीं अक्रॉस इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा अच्छे कॉलेजेस, कॉमर्स कॉलेजेस के लिए। उनके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के वो परेशान होते हैं, डाउट में रहते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो उन सारे सवालों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है और उनके लिए एक अच्छा पाथवे हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने हर इम्पॉर्टेंट और अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ को पिकअप किया है, और साथ ही साथ उसकी एक छोटे से ब्रीफ ओवरव्यू को हमने लेआउट किया है, जिसमें हम लोग फॉर्म से लेकर, एडमिशन से लेकर, फीस और इनटेक से लेकर सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो हम लोग जो टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन से स्टार्ट होता है, सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आसानी हो जाए कि वो कभी भी अगर प्रेजेंटेशन की बात भी देखना चाहें तो वो उसको गो थ्रू कर सकते हैं और उनके लिए एक अच्छा मीडियम हो सकता है। बिल्कुल, सो मैं यहाँ पे व्यूवर्स को अरशद एक मिनट ये बताना चाहूंगा, जो भी पीपीटी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस पीपीटी को आप लिंक पे भी देख सकते हो, वहां पे भी मैं कमेंट बॉक्स में इसको अटैच कर दूंगा।
बाद में अगर आप इसको चेक करना चाहते हो स्पेशल मतलब यूनिवर्सिटी वाइज, तो वहां पे जाके क्लिक कर दीजिए और वहां पे जाके आप पीपीटी को पूरा देख सकते हो। ठीक है, सर स्टार्ट करें। ठीक है। हम लोग अभी प्रेजेंट करने वाले हैं जो प्रेजेंटेशन है हमारा, उस प्रेजेंटेशन से हम बात करेंगे। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा कि अभी वी आर प्रेजेंटिंग द कॉमर्स स्कूल अक्रॉस इंडिया, और इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम लोग जो पहला कंटेंट है वो ये है कि हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के साथ बात करेंगे, जिसमें आपके सामने जो सेकंड पेज है वो दिखा रहा है कि कॉलेजेस टू टॉक अबाउट। जिन कॉलेजेस की हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, उसको हम लोगों ने 3 पर्टिकुलर केसेस में डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं हमने उसको अलग रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को हमने अलग रखा हुआ है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को हमने अलग रखा है। सो वी हैव क्लासिफाइड this presentation into 3 different heads, that is central government, state government and deemed university. अर्षद, मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जी। ओके। So we are going to discuss one by one. That is first of all हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं पहले हम उस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे अच्छा, में। मैं यहाँ पे एक बात अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो हमारे राज्य हैं, जितने स्टेट्स हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी को अगर आप देखोगे तो वो पार्शियल होता है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से रेवेन्यू जनरेट करके पैसा लगाता है और कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ यूनिवर्सिटी। सर, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया, क्योंकि अमूमन बच्चों को ये होता है कि क्लासिफिकेशन नहीं पता होता बिल्कुल कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, या क्या होती हैं ये। तो सर ये एक अच्छा पॉइंट था। हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम जो पहला डिस्कशन अपना करने वाले हैं वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल की तरफ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेंशन कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज जो सेलेक्ट की है मैंने वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये ये नॉर्थ, तीन हम कह सकते हैं कि ये तीनों यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की फेमस यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली सर, ये हम लोग जो भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज कैचअप करी हैं वो नॉर्थ इंडिया और स्पेशली यूपी की ली हैं, उत्तर प्रदेश की ली हैं, क्योंकि ये ज्यादातर डिमांड में भी होती हैं और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से प्रेफर करते हैं इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के और लिए। जामिया जेएमआई हमारी दिल्ली की पड़ जाती एग्जैक्टली सर, एक्चुअली उसके पीछे रीजन इनके रैंकिंग्स का भी है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल। रीजनिंग की इसका रीजन यही है कि रैंकिंग होने की वजह से, रैंकिंग अच्छी होने की वजह से बच्चे नॉर्थ इंडिया आकर के इन यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल अंडर द हेड ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी we will discuss Aligarh Muslim University first, and then we will move on Banaras Hindu University, which is situated in Varanasi, and after that we will discuss about Jamia Millia Islamia, which is situated in New Delhi. So talking about the Aligarh Muslim University first, पहले हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट और डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी आपके सामने है, उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो पहला जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सवाल बच्चों के मन में होते हैं वो ये होते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और फॉर्म कब आएगा, या कितनी फीस है, लास्ट डेट क्या है, इनटेक क्या है। ये सारे सवाल होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए इन सारे सवालों के जवाब। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने पाथवे की तरफ कि क्या क्या पाथवे है, किस तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में नजर आ रहा है कि पहला जो हमारा स्टेप है वो एप्लीकेशन फॉर्म का है, कि यूनिवर्सिटी पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है। वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाएगी, जिसमें हम लोगों को 2 चीजें अहम है जानना। पहली चीज तो ये है कि हमको क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, और उसमें अप्लाई करने की क्या एप्लीकेशन फीस है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म की है सर, इसमें हम लोग ये 2 चीजें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसके अलावा जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है एंट्रेंस एग्जाम का।
जिसमें कई सारे हेड्स आपको नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि बिल्कुल टेस्ट का टाइप क्या है, टेस्ट का ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का होगा पेपर, पासिंग मार्क्स उसमें कुछ है या नहीं है, नेगेटिव मार्क है या नहीं है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस पूछा जाएगा, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होगा, ये सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर, कि अगर एज लिमिट है तो क्या एज लिमिट है, सीट्स कितनी है, क्या फीस हमको पे करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और ये डाउट्स स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के मन में होते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि समझने की हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, विच इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सिचुएटेड इन अलीगढ़, दैट इज यूपी वेस्ट, जो कि यूपी वेस्ट का एक पार्ट है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा पहला प्रोसीजर है, अगर हम वहां से बात करें तो प्रेजेंटेशन में आपको ये बात नजर आ रही है कि लास्ट डेट टू अप्लाई इज 8th ऑफ जुलाई। फॉर्म आ चुके हैं और 8th ऑफ जुलाई इज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फीस जो है वो 550 रुपीज रखी गई है, मतलब यू हैव टू पे 550 रुपीज फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन। और सर मैं इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट डेट दी गई है वो लास्ट डेट विदाउट द लेट फी है, मतलब इसके साथ साथ एक हफ्ते का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 8 जुलाई के साथ साथ एक हफ्ते का रिलैक्सेशन है, मतलब 15 जुलाई तक लेट फी के साथ हम लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जो लेट फी लगेगी 8 जुलाई के बाद वो 300 रुपीज है। इट मीन्स कि अगर आप 8 जुलाई से पहले पहले या 8 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं एमयू का, देन यू हैव टू पे 550। लेकिन किसी कारण, किसी वजह से, बाय सम रीजन, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं 8 जुलाई तक, देन यू हैव 1 more week टू अप्लाई। एक हफ्ते आपको और दिए जाएंगे, जो कि 15 जुलाई तक लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन इस एक हफ्ते में आपको लेट फी 550 के अलावा 300 रुपीज एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे एज अ लेट फी। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 जुलाई तक आप कोशिश करें कि 8 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दें। और एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करें तो उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है वो हमारा एंट्रेंस एग्जाम का है। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया, वी हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीकॉम। बीकॉम के लिए हमने जब फाइल कर दिया है तो दूसरा हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो हमारा एंट्रेंस एग्जाम का अच्छा, है। मैं यहाँ पे 1 मिनट व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है इसमें हम बीकॉम के बारे में बात कर रहे हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम ऑफर किया जाता है वो प्लेन बीकॉम नहीं होता है, बल्कि बीकॉम ऑनर्स होता है। ठीक है। एग्जैक्टली सर, ये एक अच्छे इंफॉर्मेटिव पार्ट था इसका कि आपने बताया। जो हमारे पास बीकॉम एमयू प्रोवाइड करता है, दैट इज बीकॉम ऑनर्स। और एंट्रेंस एग्जाम की, मतलब सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम का मोड है, दैट मोड इज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब ये है कि यहाँ पर पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको सेंटर पे जाना पड़ता है और आपको पेन पेपर से एग्जाम देना पड़ेगा। टेस्ट का जो टाइप है वो एमयू की तरफ से ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रखा गया है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सिंगल करेक्ट आंसर होगा, एंड यू हैव टू मार्क द एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। आफ्टर दिस, नेक्स्ट जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है, जो आपको दिख रहा है, वो है टाइम ड्यूरेशन का, कि कितना टेस्ट का ड्यूरेशन रखा गया है, दैट इज 120 मिनट्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। 2 घंटे का पेपर होता है। इस 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर आपका होगा। और पासिंग जो मार्क्स रखा गया है वो निल है, मतलब उसमें कोई मैंडेटरी आपके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि आपको मिनिमम इतना मार्क्स स्कोर करना ही है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ नेगेटिव मार्क जो है वो आपको अवॉइड किया जाएगा फॉर नेगेटिव आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो कि 0.25 है, मतलब 1/4। अच्छा, मैं 0.25 यहाँ पे ये चाहूंगा कि आप जरा सा निगेटिव मार्क्स जो 0.25 है इसको जी, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए कि बिल्कुल 0.25 का निगेटिव मार्क्स का क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग इसको देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज होती है कि 0.25 का क्या मतलब है। एक्चुअली है क्या कि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो कंडक्ट कराने में हमारे पास एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क का क्वेश्चन है।
और अगर आप उस क्वेश्चन को सही मार्क करते हैं, इफ यू आंसर इट करेक्टली देन यू विल बी अवॉर्डेड बाय 1 मार्क, आपको एक नंबर बिल्कुल सही अवॉर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, बजाय ऑप्शन ए सही होने के आपने अगर ऑप्शन बी मार्क कर दिया, गलत ऑप्शन अगर आपने मार्क कर दिया है, तो फॉर दैट इनकरेक्ट आंसर 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। 0.25 डिडक्ट करने का मतलब ये है कि -0.25 कर दिया जाएगा। मतलब जो एक नंबर आपको मिलना था सही करने पे, वो एक नंबर भी आपको नहीं मिला, और साथ ही साथ आपका नेगेटिव माइनस का 0.25 और काट लिया गया, जो भी आपका मार्क्स होगा उसमें से। तो हर नेगेटिव आंसर करने पे आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसमें आपका एक नंबर काट लिया जाएगा अगर 25% नेगेटिव मार्किंग है तो 1/4 मार्क हमेशा डिडक्ट होता है, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। एमयू 0.25 मार्क्स डिडक्ट करता है, आगे दूसरी यूनिवर्सिटीज का देखेंगे, हो सकता है वहां कुछ और वेरिएशन हमको नजर आए। तो नेगेटिव मार्क्स हमारा 0.25 अवॉर्ड होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर अगर सही भी नहीं हुआ और गलत भी नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए? इन दैट केस आपको अवार्ड 0 किया जाएगा, ना तो +1 अवार्ड किया जाएगा, ना तो +1 मिलेगा, और ना ही -0.25 होगा। आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे फॉर दैट क्वेश्चन विच इज लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, जो आपने छोड़ दिया है बिना अटेम्प्ट किए। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा रिसेंटली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, वो है सिलेबस। कि सर सिलेबस क्या होगा? जब हम एंट्रेंस के लिए जाएंगे तो कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले हम एक लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एडमिशन का प्रोसीजर है, जो कि थर्ड स्टेज है हमारी एडमिशन, जो आपको नजर आ रहा है। उसमें 3 चीजों पे हमको बात करनी है। पहली चीज जो हमको बात करनी है वो हमको एज लिमिट पे बात करनी है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जिस ईयर में आप एडमिशन लेते हैं एमयू में, उस पर्टिकुलर ईयर में 24 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान लें कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस साल एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे वो 2021 चल रही है, तो 1 जुलाई 2021 तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 24 होनी चाहिए। 24 साल आपकी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए इस ईयर में। अगर 24 से ज्यादा है देन यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। फॉर्म तो आप भर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि एज लिमिट मैक्सिमम 24 ईयर्स है। अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर बैठता है एंट्रेंस में, तो 2022 में 1 जुलाई को ही उसकी एज मैक्सिमम 24 होनी चाहिए। मतलब वो जिस भी ईयर में एंट्रेंस एग्जाम में बैठेगा, उस पर्टिकुलर ईयर की 1 जुलाई को मैक्सिमम एज उसकी 24 साल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम इनटेक की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनटेक में हमारे पास 180 मेल एंड 100 फीमेल। एक्चुअली एंट्रेंस तो कॉमन होता है, लेकिन सीट्स जो है वो अलग अलग बाइफरकेट की गई हैं एमयू की तरफ से। 180 मेल स्टूडेंट्स को लेना है और 100 फीमेल्स के लिए सीट है। और फीस की अगर हम बात करें तो पर एनम जो फीस चार्ज की जाती है एमयू की तरफ से वो अप्रोक्सीमेटली 4000 है। मतलब 4000 पर ईयर आपको पे करने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 12,000 पूरे कंप्लीट कोर्स का खर्चा आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट एमयू अलीगढ़, जिसका सिलेबस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सर, हमजा सर से जानना चाहूंगा, सर यहाँ तक की चीजें ओके हैं? कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी चीज आपकी तरफ से? मुझे लगता है कि व्यूअर्स के दिमाग में अभी तक कोई सवाल नहीं होगा, आप डायरेक्ट सिलेबस की तरफ आ जाइए। ठीक है सर, बिल्कुल हम लोग आगे चलते हैं और सिलेबस की हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिलेबस हमारे सामने नजर आ रहा है, वो सिलेबस हमारे पास 25% इंग्लिश है। 25% का मतलब क्या हो गया? जैसा कि पिछला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिसेंटली कि द पेपर कंप्राइजेस ऑफ 100 मार्क्स। एमयू का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25% मतलब 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20% क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन हमारे अकाउंटेंसी से होंगे, और 15 क्वेश्चन हमारे बिजनेस स्टडीज से होंगे। 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स कवर कर रहा है, 10 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है अप टू क्लास 10 तक की,
जो कि पूछी जाएगी, जिसमें हमारे ज्योमेट्री हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, और मेंसुरेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। दीज आर द चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिससे 10 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। यानी अगर बिल्कुल कॉमर्स इसी का, तरीके से। यहाँ पे कॉमर्स का अगर कोई बच्चा है तो जी आउट ऑफ 100 मार्क्स में तकरीबन, अगर मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ जो, तो जी 45 मार्क्स के क्वेश्चन उसको अपने सब्जेक्ट से देने पड़ेंगे। यानी बिल्कुल सर, बिल्कुल 20%, यानी 20 मार्क्स अकाउंट्स हो गया, 15 मार्क्स बीएसटी हो गया, और 10 जी मार्क्स इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और समझना चाहूंगा कि अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग में सवाल आता है कि अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या ह्यूमैनिटीज जी बैकग्राउंड से हैं, उस केस में जी। क्या वो बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं अलीगढ़ में? देखिए सर, जब आप बीकॉम की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली एमयू की, तो एमयू आपसे क्लियरली ये कहता है कि यू हैव अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12। इट इज हम्म, कंपलसरी एंड इट इज मस्ट। अगर आपके बिल्कुल। पास 12th में अकाउंटेंसी है, देन आप एलिजिबल हैं हम्म, बीकॉम के एंट्रेंस में बैठने के लिए। ओके। तो अकाउंटेंसी, अगर कोई बच्चा साइंस का है और वो पर्टिकुलरली कॉमर्स में जाना चाहता है, बीकॉम करना चाहता है, एमयू से करना चाहता है, तो सर उसको एक सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट से, मतलब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से, उसको 12th अलग से करनी पड़ेगी, तब वो एलिजिबल हो पाएगा एमयू के यानी लिए। मोटी मोटी अगर हम बात कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर एक ह्यूमैनिटीज और साइंस का स्टूडेंट, मतलब कहा जाए तो नहीं करते हैं या फिर कर ही नहीं सकते, जी क्राइटेरिया फिट जी ही नहीं हो बिल्कुल। पाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लेस देन 1%, बहुत रेयर ऐसा केस देखने को मिला है, बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है कि साइंस या ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हम्म। अलग से वो बीकॉम करना चाहता हो एमयू से। तो अमूमन हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट की अप्लाई नहीं करते हैं, तो अच्छा अच्छा, पर्टिकुलरली जिनका। यहाँ पे मैं एक चीज रोक के पूछना चाहूंगा, क्योंकि स्लाइड जी यहाँ पे हमारे सामने है और बाइफरकेशन भी सामने है। आमतौर जी पे ये सवाल बच्चों का आता है कि क्या कोई स्पेशल बुक है, यानी जो इंग्लिश भी जहाँ पे हो, अकाउंटेंसी भी हो, बीएसटी भी हो, स्पेशली फॉर एएमयू बीकॉम ऑनर्स, कोई ऐसी बुक है जो आप अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, बाय माई साइड जहां तक मेरा एनालिसिस है, मैंने बुक्स को देखा है, हम्म, सिर्फ एक ही बुक अभी तक मार्केट में है, पर्टिकुलरली वो अरिहंत पब्लिकेशन की है एमयू बीकॉम के लिए। ओके। लेकिन उसके साथ अपना एक एडवांटेज ये है कि वो किताब अच्छी है, बिल्कुल एररलेस किताब है, वहां आपको एरर नहीं मिलेगा। हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उसको, बिल्कुल, मैं स्क्रीन पे फ्लिपकार्ट। इस वक्त उसको शेयर भी कर रहा हूँ तो व्यूअर उसको देख भी सकते हैं। अच्छा, जी। तो वो जो बुक है सर, वो उसके साथ एडवांटेज ये है कि वो है तो हमारी अरिहंत की, और उसमें बिल्कुल एररलेस चीजें दे रखी हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो उनका अपना कंपाइलेशन है, हम्म, जो कि पर्टिकुलरली इस वेटेज पे नहीं बनाया गया है। वो जो बुक अच्छा। कंपाइल की गई है, वो इस जो वेटेज जो हमारे सामने व्यूअर्स के स्क्रीन पे जो दिख रहा है एलोकेशन, हम्म, उस एलोकेशन के बेसिस पे कंपाइलेशन नहीं किया गया है, और हम्म, उसमें प्रीवियस पेपर ना डाल करके उन्होंने मॉडल पेपर डाला हुआ है। अच्छा। मतलब मॉडल, हाँ, प्रीवियस पेपर उन्होंने नहीं दे रखा, दे आर मतलब वो अपना उनका एनालिसिस है, उस पर्टिकुलर एनालिसिस पे उन लोगों ने एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है, जो हमारे एंट्रेंस के पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैच नहीं करता है पैटर्न को। तो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल सकता है, एक आइडिया मिल सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी या बहुत परफेक्ट गाइड है। अभी तक ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। हम लोग जो भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो अपने हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक पोर्शन वाइज, सेक्शन वाइज, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, सबका हम अलग अलग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। सो आई थिंक कि ये पूरा जो हमने पूरा सेशन डिस्कस किया था वो एमयू बीकॉम का था। तो अरशद, अब जी नेक्स्ट आप किस चीज पे ले जाना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, हम लोग इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पार्ट में हम अगर आगे बढ़ें और दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, विच इज लोकेटेड इन वाराणसी, यूपी ईस्ट। ये यूपी ईस्ट का पार्ट है बनारस। वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जो कॉमर्स के लिए भी अच्छा जाना जाता है, और अच्छी रैंकिंग इसकी है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने वन बाय वन, एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन को लेकर के हमने डिस्कस किया था एमयू के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हम बनारस के लिए भी अगर बात करें, बीएचयू के लिए भी हम बात करें, तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज की डेट में, वो अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो लास्ट डेट के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इट इज येट टू कम। अभी हम्म, कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब आएगा और क्या लास्ट डेट होगी। बिल्कुल। लेकिन एप्लीकेशन फी इन लोगों ने क्लियर कर दी है, जो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है हम्म, वेबसाइट पे इनकी, उसके अकॉर्डिंग 600 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म है। मतलब हमारे व्यूअर्स अगर अप्लाई करेंगे, देन दे हैव टू पे 600 रुपीज
फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 600। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूंगा जो मेंशन नहीं है, वो ये कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जस्ट हाफ एप्लीकेशन फी है, दैट इज 300 रुपीज। 300 रुपए का फॉर्म है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की अभी आना बाकी है, फर्दर डिटेल्स हमको आने के बाद ही पता लगेगी सर। इसके अकॉर्डिंग हम अगर आगे बढ़ें, और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो एंट्रेंस एग्जाम का है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हमको बतानी और समझनी है, वो ये कि जो मीडियम है इनका एग्जाम का वो ऑनलाइन है। मतलब वहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट है ये, पेन और पेपर बेस्ड नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टिक करना होगा। मैं यहाँ पे 1 मिनट ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन पेपर का जो फॉर्मेट है, ये क्या इस बार है स्पेशल, मतलब इन्होंने वो किया है? जी हाँ, ये सर अभी जो इनके प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग इनका जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम ये ऑनलाइन करा रहे हैं। और ये सर फरवरी की नोटिफिकेशन है, फरवरी में इन लोगों ने अपलोड किया था, फरवरी 2021 में। तो फरवरी 2021 का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म आने पे हमको अपडेट पता लग जाएगा कि ये ऑनलाइन मोड पे ही जाएंगे या पेन और पेपर पे कराएंगे। ज्यादातर उम्मीद, ज्यादातर चांस जो दिख रहा है वो कंडीशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए हमको ऑनलाइन का ही दिख रहा है, और शुरू से भी ये ऑनलाइन ही करा रहे हैं। यानी ये मैं यहाँ पे व्यूअर्स को एक बात समझाना चाहूंगा कि ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि जैसे इस वक्त आप स्कूलों में ऑनलाइन घर बैठ के पेपर दे रहे थे, बल्कि ऑनलाइन का मतलब ये कि ये बाकायदा एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जनरेट करेंगे, या फिर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको हॉल टिकट दिया जाएगा, वहां पे बाकायदा आपके सिस्टम रहेंगे, एक सिस्टम पे आपको बैठाया जाएगा और वहां पे जाके आप पेपर को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां पर जिस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम्स के सेंटर होते हैं, वैसे ही अपने व्यूवर्स को हम लोग बताना चाहेंगे कि वैसे ही बिल्कुल सेम हमारा ऑनलाइन का भी होगा। आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे, लेकिन आपको पेपर जो मिलेगा वो आपको कंप्यूटर पे ही मिलेगा और वहीं आपको मार्क करना होगा। इन दिस कंटेक्स्ट हम अगर आगे बढ़े, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेस्ट का ड्यूरेशन कितना है। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ड्यूरेशन है बीएचयू का वो 150 मिनट्स का है, दैट इज 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे का इनका पेपर है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है 450। 450 नंबर का इनका पेपर है, और इस 450 नंबर के पेपर में आपसे जो पूछा जाएगा वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जो मिला करके 450 नंबर का पूरा पेपर आपका होगा। आफ्टर दिस इसमें पूछा गया है कि पासिंग मार्क्स कितनी है। पासिंग मार्क्स इन्होंने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, विच इज निल। पासिंग मार्क्स इज निल। पासिंग मार्क्स आपका मिनिमम ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू हैव टू स्कोर 30% और 40%, ऐसा कोई भी मैंडेटरी पासिंग मार्क्स आपको नहीं दिया गया। फर्दर आगे बढ़े, नेगेटिव मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्क्स आपसे ये कहा जा रहा है कि 1/3 है। व्हाट डज 1/3 मीन्स? एक क्वेश्चन इनका 3 नंबर का है। अगर आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटेम्प्ट करते हैं, तो सही अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपको 3 नंबर अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, इंस्टेड ऑफ ऑप्शन ए विच इज करेक्ट, इफ यू मार्क्ड ऑप्शन बी, अगर आपने ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लगा दिया, इन दैट केस आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, जो कि 1/3 है किसका? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का 1/3 एक नंबर हुआ, एक नंबर आपका काट लिया जाएगा हर गलत आंसर के लिए। सो फॉर एवरी 1 रॉन्ग आंसर 1 नंबर विल बी डिडक्टेड, एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। सिलेबस पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जरा एडमिशन की, जो हमारा थर्ड और लास्ट फेज है, कि एडमिशन में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट हमारे पास 22 ईयर्स है ऑन 1 जुलाई। मतलब जिस साल आप एडमिशन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2021, अगर इस साल हम एडमिशन लेते हैं, तो 1 जुलाई 2021 तक आपकी मैक्सिमम एज 22 ईयर्स होनी चाहिए। 22 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आपकी एज है, देन यू आर एलिजिबल, तभी आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। और अगर 22 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज अगर एक्सीड कर जाती है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। आप एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने एडमिशन
एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एज लिमिट का क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा होगा। आफ्टर दिस अगर हम इनटेक की बात करें तो इनटेक हमारे पास जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वी हैव 2 डिफरेंट कोर्सेज इन बीएचयू। पहला जो दिख रहा है वो हमारा बीकॉम है, बीकॉम प्लेन हमको दिख रहा है, और दूसरा हमको दिख रहा है बीकॉम फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट है बीकॉम में, तो 2 हमारे पास अलग अलग बीकॉम है। पहला जो बीकॉम हमको नजर आ रहा है उसमें 286 सीटें हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल बोथ, गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर के 286 इनटेक है फॉर बीकॉम। एंड फॉर बीकॉम फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स देयर आर टोटल 62 सीट्स, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल बोथ। मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए 62 सीट्स अवेलेबल है। फीस जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, फीस हमारे पास जो है वो 3500 पर ईयर अप्रॉक्स पड़ेगी बीकॉम के लिए, जो पहला वाला हमारा कोर्स है। इन एडिशन टू दिस, जो हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, वो ये है कि 4200 के आसपास फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट की फीस है। सिर्फ 700 रुपए ज्यादा है पर ईयर फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट की एज कंपेयर विद बीकॉम। तो ये हमारे फीस स्ट्रक्चर है, ये हमारा इनटेक है और एज लिमिट का क्राइटेरिया है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं हमजा सर से ये जानना चाहूंगा कि सर यहाँ तक की कोई ऐसी चीज जो मेरे साइड से छूट रही हो और बच्चों को बताना जरूरी हो आपके लिहाज से। नहीं, यहाँ तक सारी चीजें सही है। मुझे लगता है कि अब हमें सिलेबस पे मूव करना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल सर, हम बीएचयू आगे में बढ़ते बीकॉम हैं। में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेबस को भी जानने में बहुत क्यूरियस होंगे, तो move करें। बिल्कुल सर, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिलेबस इनका जो है वो थोड़ा सा वास्ट है। कई सारे डिफरेंट हेड्स हैं जो कवर कर रहे हैं ये, और थोड़ा सा डिफिकल्ट इनका एंट्रेंस क्राइटेरिया है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को पूछना वो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन ये है कि जब हम एक एक करके देखते हैं तो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है, और इतनी ज्यादा कंपाइलेशन अलग अलग बुक से और अलग अलग सिलेबस से हमको मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। इससे हमको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो 15 लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन। ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड हियर आर रिप्रेजेंटिंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को क्योंकि रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 150 क्वेश्चन बीएचयू में आएंगे और जो कि हर एक हाँ, क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो वो 450 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 15 3 45 मार्क्स का ये पूरा हेड है। मतलब जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल मार्केट है, इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक मैथ्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ऑल दीज हेड्स कंप्राइजेस ऑफ 15 मार्क्स ईच। और छोटे से 2 हमारे पास और हेड है, एक कंप्यूटर का बेसिक है और एक करंट अफेयर्स है। कंप्यूटर बेसिक से 6 क्वेश्चन, मतलब टोटल 18 मार्क्स, और करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 27 मार्क्स। ये एलोकेशन, ये हेड रखा गया है। एक सवाल बच्चों के एंड से, व्यूअर्स के एंड से हो सकता है कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा जाए। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है सर। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि बेटा, एट द मैक्स हम लोग 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो हमको दिख रहे हैं, 3 प्रीवियस ईयर्स, हम उन्हीं के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ी देर को ये अगर मान लें कि एंट्रेंस हमारा सितंबर में है, तो सितंबर से पहले जो 3 महीने पढ़ेंगे वो जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने का हमको करंट अफेयर्स देखना होगा। तो हम ये देखते हैं कि प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, जो भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम का मंथ है उससे 3 महीने पहले का करंट अफेयर्स हमको देखना है और पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये पूरा एलोकेशन हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ठीक ठीक। था। सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, एमयू और बीएचयू के डिस्कशन करने के बाद हाँ, मुझे लगता है काफी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ बढ़ते हैं, उसके बिल्कुल लिए हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारी 3rd और लास्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास मेंशन कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी वही 3 स्टेप्स जो हम लोगों ने पहले कवर किए हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म, अर्शद, मैं नेक्स्ट चाहूंगा कि इज आप अपना कैमरा भी ऑन कर ले ताकि व्यूवर्स जो है श्योर वो श्योर सर, बिल्कुल फेस बिल्कुल। दिखते रहे। तो ठीक, अभी स्टार्ट। विजिबल है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा पहला है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर इसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है, और तीसरा हमारा एडमिशन का है। तो पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला हेड है, पहले अगर हम उसकी बात करें तो उसमें लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 जून। 30 जून लास्ट डेट है, जिसमें शायद एक हफ्ता ही रह गया है, अब ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं।
तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम ये करें कि एज सून एज पॉसिबल वो जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फाइल अप करें, सो दैट की लास्ट डेट ना निकल जाए। और इसके जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 550 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। 30 जून तक अप्लाई करना है। इसके बाद आपको फर्दर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा एज कम्पेयर विद एमयू, जैसा कि एमयू 1 हफ्ते का रिलैक्सेशन देता है लेट फी के साथ, लेकिन जामिया या बीएचयू ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करते। तो इसलिए यू हैव टू फाइल विद इन 30 जून। तो 30 जून से पहले पहले आपको अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फीस इसकी 550 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेड दैट इज एंट्रेंस एग्जाम। सवाल ये है कि सर एग्जाम की मोड क्या होगी? दैट इज ऑफलाइन। वो हमारा ऑफलाइन मोड है जस्ट लाइक एमयू, और पेन और पेपर बेस्ड है जिसमें ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो टेस्ट ड्यूरेशन दिख रहा है वो 90 मिनट्स का दिख रहा है। 90 मिनट्स अगर हम देखें तो 90 मिनट्स में हमारे पास ये मेंशन है कि 1.5 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम 100 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स इनका जो मिनिमम है वो 15 मार्क्स है। इट मींस a student must score 15 marks out of 100। अगर 15 मार्क्स से कम उसने स्कोर किया हुआ है then he or she is not eligible for the admission procedure। वो एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाएगा, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। तो इसलिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 15 है। आपको 15 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना ही करना है, तभी आप मेरिट में आएंगे, तभी आप लिस्ट में आएंगे। दूसरा यह है कि नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव 0.25 है। 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस पे आगे बढ़ने से पहले जो एडमिशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग जरा देख लेते हैं। जैसा कि हमको दिख रहा है कि एज लिमिट हमारी 22 ईयर्स है ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारे पास उस ईयर में, जिस ईयर में हमको एडमिशन लेना है, उस ईयर में 22 ईयर्स ओल्ड मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर एक्सीड करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, उससे कम एज लिमिट होनी चाहिए। इनटेक अगर हम बात करें तो यहाँ 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं सर जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हमारे व्यूवर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से ये देख पा रहे हैं कि बीकॉम और बीबीए 2 चीजें हमको दिख रही हैं और दोनों में कॉमर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बीकॉम और बीबीए दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों के इनटेक्स अलग अलग हैं। 55 इनटेक है बीकॉम में मेल और फीमेल का मिला करके, बीबीए का 44 इनटेक है मेल और फीमेल मिला करके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जामिया इस्लामिया में एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो है बीकॉम में या बीबीए में एडमिशन ले सकता है? सर उसमें यही चीज अकाउंट्स जो है वो पूछी जाती है कि अकाउंट्स जो होनी चाहिए वो 12th में होनी चाहिए। मतलब दे आर आस्किंग अबाउट अकाउंट्स। अकाउंट्स अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। हाँ, अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो ही और शी में गो फॉर बीबीए। बीबीए के लिए बच्चा जा सकता है। ठीक ठीक, कंटिन्यू। आगे अगर हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर हमारे पास जैसा कि हम देख पा रहे हैं 7200 पर ईयर है सर। बीकॉम की हमारे पास 7200 है और बीबीए की जो हमारे पास फीस है वो 13,100 फीस है। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स बीबीए की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा रखी है और बीकॉम जो है वो 7,200 का है। तो ये पूरा लेआउट, ये पूरा परफॉर्मा है जो जेएमआई के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे हम लोग तब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सिलेबस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस हमारा जो है वो जामिया का क्या है। तो सिलेबस इनका बहुत अच्छा और बहुत वेल डिजाइंड है। वो सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड है। वो एप्टीट्यूड आपका चेक होता है लैंग्वेज स्किल से कि बच्चे की लैंग्वेज मतलब वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20। अच्छा, यहाँ पे अरशद मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो लैंग्वेज स्किल ये पूछते हैं, तो लैंग्वेज तो बहुत वास्ट है, क्या कुछ ब्रीफ में आप बताना चाहेंगे कि इंग्लिश से क्या कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर लैंग्वेज स्किल में एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन का है। मतलब अनसीन पैसेजेस दे दिए जाते हैं, उससे 4 से 5 क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं उस अनसीन पैसेज पे। और इसके साथ साथ स्पॉटिंग द एरर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्पॉटिंग द एरर, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उस लाइन के 4-5 पार्ट होंगे, उसमें देखना होगा कि कौन से पार्ट में एरर है। तो स्पॉटिंग द एरर एक हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। आफ्टर दिस एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, इस पे क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं। और कंजंक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सर लैंग्वेज स्किल में। और बात अगर हम जनरल अवेयरनेस की करें तो जनरल अवेयरनेस में हमको नजर आ रहा है कि 40 मार्क्स ये हेड कवर कर रहा है। इस जनरल अवेयरनेस में जो हेड्स कवर अप हो रहे हैं वो हमारा
हिस्ट्री हो सकता है, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये चीजें हैं जिस पे ज्यादा फोकस रहता है। एंड ड्यू टू बीकॉम, कॉमर्स होने की वजह से वो थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस रहते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो बच्चे अगर जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जनरल एक चीज मैं ये ऐड भी करना चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा। मुझे लगता है जी कि जामिया के पेपर में जनरल जी अवेयरनेस में ये प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे पंच लाइन वगैरह भी पूछ लेते हैं अक्सर। बिल्कुल और बिल्कुल ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्या हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बीकॉम या बीबीए का जो पैटर्न बिजनेस से रिलेटेड रहता है, तो उनके जी क्वेश्चन दो चार पांच क्वेश्चन उससे इर्द गिर्द रहते ही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अक्सर कोई बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में पूछ लिया, या पर्टिकुलरली बुक का टाइटल दे दिया, बोल दिया ये किसने लिखा है, और किसी बिजनेस की टैगलाइन दे दी, या किसी का लोगो दे करके पूछ लिया कि ये लोगो किस कंपनी का है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इस तरीके से वो थोड़ा सा बिजनेस की क्वेश्चंस को भी एंटरटेन करते हैं। ठीक। एंड आफ्टर दिस लॉजिकल रीजनिंग कंप्राइजेस ऑफ 20 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारा सीरीज हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम है, ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है। दीज आर द टॉपिक्स जिस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। एंड मूविंग ऑन फर्दर, टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन विच इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे पास 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बेसिक मैथ्स हमसे पूछी जाती है जो अप टू 10th लेवल की होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, इस तरीके के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ जामिया सिलेबस। ये जामिया के सिलेबस का करिकुलम था। इस तरीके से हमसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ तक की बात आई थिंक सर सफिशिएंट होगी बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों ये की तरफ बात से। तो बहुत सफिशिएंट थी, और इसमें मैं एक बात ऐड भी करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। जी बिल्कुल। ऐड तो ये करना चाहूंगा कि मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अगर कोई एक बच्चा बीकॉम ऑनर्स की तैयारी कर रहा है जी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो अगर एक जी स्टैंडर्ड तैयारी लेके चल रहा है, तो क्या वो स्टैंडर्ड तैयारी हर यूनिवर्सिटी के लिए सफिशिएंट रहेगी, या फिर कुछ जगहों पे उसको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा जाना पड़ेगा? बिल्कुल सर। देखिए, इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी बच्चा है वो अमूमन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करता। जैसा कि आपने बिल्कुल कहा सही। कि वो एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है। तो बिल्कुल। उसको आसान करने के लिए सर हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो कोर है। कोर का मतलब वो सब्जेक्ट्स जो उसके अपने हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, ये। इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। तो ये कोर हम अलग रखते हैं, और कोर के अलावा हम दूसरा जो सेक्शन लेते हैं वो एप्टीट्यूड का लेते हैं। उस एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में सर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब बेसिक मैथ्स हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, और वर्बल एबिलिटी हो गई। मतलब लैंग्वेज पे बात हो जाती है, जनरल अवेयरनेस पे बात हो जाती है, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई। ये हमारा पार्ट हो गया एप्टीट्यूड का। तो तीन चीजें बेसिकली हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, जो हमारा कोर पार्ट है। और इधर चार चीजें हमारे पास हैं, जनरल अवेयरनेस है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, और हमारा इंग्लिश है, और मैथ्स है। ये चार चीजें हमारी एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें, तो बच्चा अगर इन दोनों पोर्शन को कवर अप करता है, तो कहीं ना कहीं वो सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाता है और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। भाई 11th और 12th में बच्चा कोर सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ करके आता है। अकाउंट्स उसका अपना होता है, 2 साल तक उसने वक्त दिया होता है। इकोनॉमिक्स उसने 2 साल तक पढ़ी होती है, बिजनेस स्टडीज उसने 2 साल तक पढ़ी होती है। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स है सर, ये बच्चे के अपने होते हैं, इस पे कमांड होता है बच्चे को। तो थोड़ा सा इस पे बच्चों को और एक्सेल कराना होता है हमें। थोड़ा सा हमको अंदाजा देना होता है बच्चों को किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट वाइज वो बिल्कुल तैयार होता है, सिर्फ हमको उसको थोड़ा सा मोल्ड करना होता है कि बेटा इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो वो अंदाजा लग जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, तो बच्चे को उसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सर कंपटीशन वहीं से उठता है और वहीं से गिरता है। मेन कंपटीशन जो पार्ट है, वो पार्ट हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट है। क्योंकि वो एप्टीट्यूड का पार्ट सर हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मेहनत की होती है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, कुछ बच्चे उस पर अच्छा कर जाते हैं। तो जो उस पर अच्छा कर जाता है, उसी को सिलेक्शन मिल जाता है। क्योंकि कोर पार्ट सर बच्चों ने 2 साल तक पढ़ा हुआ है, वो उनका अपना है, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, और तो एप्टीट्यूड यहाँ पे आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा बीकॉम ऑनर्स का पेपर दे रहा है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो बिल्कुल अपने सब्जेक्ट ये मान के चला जाता है कि जो भी 45-50 मार्क्स का 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
वो जी एवरेज सब कोई कर ले जाएगा। मेन फाइट हो बिल्कुल रही है सर। कि अदर देन दैट वो इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स में कितना अच्छा स्कोर कर जा रहा है। यानी अगर इन पोर्शंस पे भी कोई बच्चा फोकस करे तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेनली बच्चे को सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करना है वो एप्टीट्यूड पे, इन्हीं 4 पे करना है। लेकिन ये भी नहीं करना है कि वो अपने कोर सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दे, क्योंकि उसमें रिवीजन और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे वो भी जानना और समझना जरूरी है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रैंकिंग और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो जो डिसाइड करता है, वो कहीं ना कहीं हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिसाइडिंग फैक्टर ओके ओके अरशद, तो ये तो पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डिस्कशन था। इस पे कुछ अगर और है। आपको दिखाना हो तो आप दिखाइए, नहीं तो हम एक नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं जिसमें हम स्टेट और अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटी पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर मैं आगे मूव करना चाहूंगा स्टेट यूनिवर्सिटीज पे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग आगे चलें स्टेट यूनिवर्सिटीज को देखते मैं चाहूंगा कि हम ये सेशन यहीं पे एंड कर दें, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी का एक अलग सेशन हम करेंगे बच्चों के लिए, ताकि उसमें एक अलग बातें हो जाएं, अलग ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं। की अलग सर मैं तरीके से। एक छोटी सी चीज बच्चों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सर रैंकिंग जो है, वो रैंकिंग मैं चाह रहा था कि बच्चे एक बार अगर देख लेते बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल तो वो ज्यादा बच्चों के लिए अच्छा रहता। बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर स्लाइड में सर देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम हायर एजुकेशन है, यूनाइटेड किंगडम यूके की ये एजेंसी है जो सारे यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग करती है, जिसमें आपके सामने अगर हम एमयू, बीएचयू और जामिया की रैंकिंग्स को देखें सर, तो पिछले 2019 से लेकर 2021 का डेटा आपके सामने है। 2019, 2020 और 2021, मतलब पिछले 3 सालों में एमयू की जो रैंकिंग वैरी करी है वो 801 से लेकर 1000 के बीच में वैरी कर रही थी। बीएचयू और जामिया की जो रैंकिंग्स थी वो 601 से लेकर 800 तक वैरी कर रही थी। तो अगर हम रैंकिंग के बेसिस पे बात करें तो बीएचयू और जामिया, ये दो यूनिवर्सिटीज ज्यादा बेहतर हो सकती हैं हर स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद बच्चे एमयू के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बीएचयू और जामिया रैंकिंग वाइज बेटर है एज कम्पेयर टू एमयू। ओके, सो दैट वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड अर्शद। एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी जिसमें हमने रैंकिंग पे भी बात की है। जी आज हम यही सेशन पे एंड करेंगे, और सेशन को एंड करने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि आज 24th ऑफ जून, जब से हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, आने वाले लगातार पूरे हफ्ते में हम हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीकॉम, बीए, बीएससी, फॉरेन लैंग्वेजेस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम स्टेट यूनिवर्सिटीज पे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे भी बात करने वाले हैं। इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने काफी डिटेल में इस पे बात की है, डिटेल में समझाने की कोशिश की है, डिटेल में एक चीजों पे चर्चा की है एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।